नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन को। रोज की तरह सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के कुछ ऐतिहासिक बिंदुओं के बारे में कि आज कुछ ऐतिहासिक घटनाएं क्या घटी हुई हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1763 में आज ही के दिन जो ब्रिटिश फौज थी उसने मीर कासिम को हराकर पटना पर जो है क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, ध्यान रखना क्या किया था, पटना पर बिहार में आज ही के दिन उन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूएसए ने पनामा की स्वतंत्रता को आज ही के दिन क्या दी थी, मान्यता दी थी। आपको पता होगा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक छोटा सा बिंदु है जिसका नाम है पनामा। वहां पर एक नहर भी बनी हुई है, पनामा नहर। उस पनामा को क्या किया था, स्वतंत्रता के लिए जो है इसको मान्यता दे दी थी 1913 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पेपर में आने लायक है और 2-3 क्वेश्चन पेपर में आया भी है कि 1913 में क्या हुआ था। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च अफ्रीका में शुरू किया था। दरअसल क्या था कि अफ्रीका में जो काला कानून था उस काले कानून के विरोध में क्या किया था, महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च 1913 को शुरू किया था। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। आपको ध्यान रखना है आज ही के दिन ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किसको, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। और आपको पता होगा कि वहां के रॉस द्वीप का नाम बदलकर जो है वो क्या कर दिया गया है, बॉस द्वीप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बॉस द्वीप कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में आपको पता ही है कि सर्वश्रेष्ठ भूमिका जो रही है वो रही है किसकी, भारत, और साथ में रही है किसकी, फ्रांस की। तो इसका जो 7वां जो आयोजन है ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहां पर किया जा रहा है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका अब की बार उद्देश्य क्या है। दरअसल क्या है कि जितने भी सदस्य देश है, टोटल सदस्य देश इसमें 121 है, शामिल सदस्य देश है 120। तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे देशों की बात की है कि जिनके पास सोर्स कम है, ऊर्जा की पहुंच जो है कम है, सुरक्षा और ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ध्यान केंद्रित करने के लिए इस कार्यक्रम को जो है बुलाया था। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता तो की थी भारत ने, पर इसकी सह अध्यक्षता जो की है वो किसने की है, वो की है फ्रांस ने। प्रतिनिधि देश मैंने आपको बताई दिए हैं कितने हैं इसमें। और इस सत्र का नेतृत्व तो भारत कर रहा है और मुख्य चर्चा जो है वो सौर ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने पर होगी, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की पहुंच जो है बहुत ही ज्यादा सीमित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको ISA भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2015 में फ्रांस पेरिस में इसकी घोषणा की गई थी। और गुरुग्राम हरियाणा में आपको पता है इसका हेडक्वार्टर है और इसके महानिदेशक कौन है, अजय माथुर है। आपको जो ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि 100वां सदस्य देश अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो 100वां सदस्य देश इसका पराग्वे है। कौन सा है, पराग्वे इसका 100वां सदस्य देश है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि ISA की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत के 3 राज्य है जिसमें राजस्थान और इसके बाद आया था गुजरात और फिर आया था तमिलनाडु। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कहां पैदा हो रही है, राजस्थान में। दूसरे नंबर पर कौन है आपका, गुजरात, और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु है। क्लियर है। डुमाबोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, आप MTS के पेपर दे रहे होंगे तो MTS के पेपर में आपको पता है कि अलग से राष्ट्रपति और अलग से राजधानी मुद्रा पूछी जा रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा गया है। तो डुमाबोको को अगर बात करें तो ये बोत्सवाना के क्या बने हैं, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति बने हैं। पिछले 22 साल से वहां पर एक ही पार्टी की जो है सरकार बन रही थी। अब की बार क्या हुआ, बोत्सवाना में अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज UDC के डुमाबोको का मुख्य न्यायाधीश टेरेंस रानोवने ने क्या किया, बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति घोषित जो है किया। उन्होंने कहा कि यहां टोटल एक रूल है कि टोटल 61 सीट है, और अगर किसी को अपनी मतलब कह सकते हैं कि अपनी सत्ता काबिज करने के लिए सीटें जीतनी होती है तो वो 31 सीटें जीतनी होती है।
पर अब की बार क्या हुआ कि अमरेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज ने 31 की जगह 34 सीटें जीती और पिछली जो सरकार थी उसका लगभग 22 साल का जो है शासन समाप्त किया। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बोत्सवाना में जो है क्या हुआ है, बड़ा उलटफेर। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है, तो आप बताना है कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसके अलावा ध्यान रखना ये कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो हीरे बड़ी मात्रा में अगर पाए जाएंगे तो वो कहां पर पाए जाते हैं? बोत्सवाना में। और मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया था कि कनाडा की एक कंपनी ने क्या किया था, बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा था। और अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है इसकी गोबोर्नी। क्या है इसकी राजधानी? गोबोर्नी है। और मुद्रा का नाम क्या है? पुला। मुद्रा क्या है? बोत्सवाना की पुला है। आपको ध्यान रखना है ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ध्यान रखना है नया राष्ट्रपति कौन बना है, तो डूमा बोको जो है यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो आपको ये नई एक वनस्पति दिख रही होगी, इससे आइडिया लग गया होगा आपको कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हाल ही में खबरों में रहा अलिस्टोनिया स्कोलार्सिस क्या है, ये मकड़ी है क्या है, तो आप अगर समझे तो ये एक प्रकार का क्या है, उष्ण कटिबंधीय पेड़ है। क्या है ये? एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय पेड़ है जो ये क्या रहा है, चर्चा में रहा है। इसके कारण बताते हैं। दरअसल क्या हुआ था कि अभी एक चक्रवात आया था आपका, कहां कहां? आपका थोड़ा सा उड़ीसा, इसके अलावा आया वो कहां पर? बंगाल में। और इन दोनों में क्या होता है कि कोलकाता में जब भारी बारिश आई, उसके बाद यहां पर एक पेड़ है जिसका नाम है छतीम के पेड़। ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा होगा ये क्या है? आपका छतीम का पेड़। और इस पर जो ये फूल लग रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है। ये क्या होते हैं? ज्यादा तेज बारिश से जब होती है तो उससे फूल टूटकर गिर जाते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इसको एलिस्टोनिया स्कोलार्सिस कहा जाता है। ये तेज महक वाले फूल होते हैं और ये गिर जाते हैं। और इसका यूज क्या होता है कि जिन लोगों को एलर्जी होती है, अस्थमा होती है, उन रोगियों को ये फूल क्या करते हैं? अपनी सुगंध से जो है राहत देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपका डैकबेन परिवार का एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है और इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसको एलिस्टेनिया स्कोलार्सिस, जिसे ब्लैक बोर्ड ट्री या स्कॉलर ट्री या डेविल्स ट्री भी कहा जाता है। दरअसल इसको ब्लैक बोर्ड ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लकड़ी से ब्लैक बोर्ड बनते हैं और इसकी लकड़ी से डेविल्स या स्कॉलर जो है बनते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है तो ये भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में मूल रूप से ये पाया जाता है। और भारत में इसको जो है ज्यादातर कहा जाता है सप्तपर्णी। किसका पेड़ कहा जाता है? इसको भारत में कहा जाता है सप्तपर्णी का पेड़। और इसमें आपको मैंने दिखाया है इसकी पत्तियों में जो है वो क्या हो रहा है? गुच्छे हो रहे हैं। इसकी पत्तियों में गुच्छे होते हैं और शरद ऋतु में छोटे छोटे सुगंधित हरे सफेद फूल इस पर आते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपसे अगर पूछा जाए कि 2021 की जो वन रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो वन है, अगर आपसे बड़ा वन क्षेत्र है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। परसेंटेज के आधार पर अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा कहां पर है, तो आप बता दोगे मिजोरम में। और साथ ही साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम कहां पर आया, तो वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा वन, दुनिया का सबसे बड़ा वन अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो आप बता सकते हैं कि अमेजन वर्षा वन, जहां पर आपकी जो है दुनिया की सबसे चौड़ी नदी बहती है, वहां पर है अमेजन वर्षा वन। और ये कहां पर है? आप बता दोगे कि सर ये ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में है। इसे दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। पूरी दुनिया की ऑक्सीजन का लगभग 21% ऑक्सीजन ये वाला वन दे देता है। अगला एक क्वेश्चन और है, चलो इनमें बताना कि दुनिया की सबसे जो है चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप यहां लिखा हुआ है, चलो ढूंढ के बताना कौन सी है। अभ्यास गरुड़ शक्ति 24, मतलब इसका मतलब क्या होता है? 24 का मतलब है 2024। ठीक है, यहां आपसे 2024 में पहले पूछता था 2023 करके, अब 23, 24, 25 ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो गरुड़ शक्ति 24 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको पता ही होगा कि हम अलग अलग देशों के साथ जो है अलग अलग युद्ध अभ्यास करते हैं। जैसे रूस के साथ कौन सा करते हैं? इंद्र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जो है
क्वाड करते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया के साथ जो है हम कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास करते हैं। 25 भारतीय सेना कर्मियों की एक टुकड़ी होगी जो 1 नवंबर से 12 नवंबर तक ये युद्ध अभ्यास करने वाली है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो ये इंडोनेशिया के संयुक्त और भारत का जो है वो क्या है, 9वें संस्करण का जो है युद्ध अभ्यास है। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें पैरासूट रेजिमेंट विशेष बल सैनिकों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें इसका क्या है, तो दोनों पक्षों को एक दूसरे की प्रक्रियाओं से परिचित कराना, दोनों को एक दूसरे के सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कुछ युद्ध अभ्यास कौन कौन से हैं 2024 में जो हुए हैं। एक युद्ध अभ्यास के नाम से ही हम युद्ध अभ्यास करते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। तरंग शक्ति बहुत बार आया हुआ है, तो तरंग शक्ति जोधपुर में हुआ था, भारत और इसमें 8 देश शामिल हुए थे, ठीक है। इसका पहला चरण जो है वो आंध्र प्रदेश में और दूसरा चरण इसका जोधपुर में हुआ था। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, कहां पर होता है, भारत और जापान के बीच। एक है नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच होता है ये। शक्ति की अगर बात करें, शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। और इसके अलावा आप जो है ध्यान रखना, वरुण भी जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। मालाबार की अगर बात करें, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्वाड, ये 4 देश मिलकर करते हैं। और कोकण की अगर बात करें तो भारत और यूके मिलकर जो है एक कोकण युद्ध अभ्यास करते हैं। और अल मोहम्मद अल हिंदी, ये भारत और सऊदी अरब मिलकर जो है इस युद्ध अभ्यास को करते हैं। तो 2024 के कुछ फेमस से जो युद्ध अभ्यास है, इन सारे युद्ध अभ्यासों को मैंने बताया है। एक बार आप बहुत अच्छी तरीके से इनको देख लेना, बाकी आपको सारे के सारे ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपका जो है वांगसोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसे अगर आपसे पूछा जाए तो इसे विकसित किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, और विशेषकर किसके लिए, अमेरिका को डराने के लिए, अमेरिका को धमकाने के लिए जो है उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल को क्या किया है, बनाया है, ठीक है। इस मिसाइल को क्या किया है, बनाया है, क्लियर है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट, तो उत्तर कोरिया ने अपनी नवीनतम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वांगसोंग के सफल परीक्षण की घोषणा की है। और ये ठोस ईंधन प्रणोदन का उपयोग करके जो है क्या होगी, चलेगी। और इस मिसाइल को लगभग इसकी लंबाई अगर पूछी जाए कितनी है, तो इसकी लंबाई 28 मीटर है। और खास ये है कि अमेरिका की जो लंबी लंबी मिसाइल है उनसे ये छोटी है और इसकी मारक क्षमता उनसे ज्यादा है। और जितने भी जो जानकार लोग हैं मिसाइलों के, वो ये कह रहे हैं कि इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये अमेरिकी मुख्य जो है भूमि तक बड़ी आसानी से क्या हो सकती है, पहुंच सकती है। तो अमेरिका के लिए विशेषकर ये बनाई गई है, क्लियर है। उत्तर कोरिया के बारे में आपको बता दूं तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा इसकी क्या है, वॉन, या आप कह सकते हैं उत्तर कोरियाई वॉन इसकी क्या है, मुद्रा है। सुप्रीम आपको पता ही होगा, दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो पढ़ रहा हो किम जोंग उन के बारे में ना जानता हो। सबसे ज्यादा कट्टर शासकों में इनका नाम है, ठीक है। और ये आपका इंपोर्टेंस है, एक फैक्ट मैंने डाल दिया है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है वो कितने डिग्री समांतर अक्षांश रेखा है, तो 38 डिग्री अक्षांश समांतर रेखा है, क्लियर है भाई। 38 डिग्री अक्षांश रेखा किस किस के बीच है आपकी, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के है। कई बार पूछ लेगा डिग्री, तो आप बता दोगे कि सर कनाडा और किसके बीच, यूएसए के बीच है। कनाडा और यूएसए के बीच क्या है आपकी 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, क्लियर है। इसके बाद आएगा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि भारत में बहुत सारे लोग पढ़ाई करने, व्यापार करने के लिए कहां पर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने अपना चौथा एक नया क्या किया है, एक वाणिज्य दूतावास खोला है। और ये अगर आपसे पूछा जाए कहां पर, तो आंसर आ जाएगा ब्रिस्बेन में। कहां पर, ब्रिस्बेन में। हाल ही में आपको पता ही होगा एस जयशंकर काफी देशों की यात्रा कर रहे हैं, एससीओ की यात्रा करके वो कहां पहुंचे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हैं। तो ब्रिस्बेन में नया महावाणिज्य दूतावास खोल दिया है। और ये ध्यान रखना कि क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड वाला जो एरिया है
वहां भारत के साथ जो संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से इसको खोला गया है। और साथ ही साथ में ध्यान रखना कि भारतीय प्रवासी जो हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ये खोला गया है। ब्रिस्बेन में भारत का मैंने आपको बता दिया है चौथा जो है क्या है, दूतावास है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी इसकी क्या है, कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। राष्ट्रपति 2022 में बने थे एंथोनी एल्बनीज, आपको पता ही होगा कि एक सीडी डीवीडी के मामले में जो है ये काफी चर्चा में आ गए थे, इनकी एक वीडियो भी वायरल हो गई थी। ठीक, तो उसके बाद से एंथोनी एल्बनीज जो है लग रहा था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, फिर भी वहां की जनता ने इनको वोट दिए थे। ऑस्ट्रेलिया अगर आपसे पूछा जाए तो ओशिनिया महाद्वीप जो है, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, उस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया देश है। ऑस्ट्रेलिया में आपको ध्यान रखना है तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाएगा। इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख मरुस्थल है, ये कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, तनामी और सिम्पसन और गिम्सन, ये यहाँ के क्या है, प्रसिद्ध रेगिस्तान है। और यहाँ आप ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की 10% जनसंख्या जो है वो कहां पर रहती है, रेगिस्तान में रहती है। क्लियर है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है जंगलों की जो आग है, जंगलों की आग को क्या कहा जाता है, जंगलों की आग को यहां कहा जाएगा क्या, बुश फायर। क्या कहा जाएगा, इसको बुश फायर कहा जाएगा। क्लियर है। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। अब दरअसल क्या है, दुनिया में सभी देश जो है भारत से संपर्क बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या काफी है, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास अरबों रुपए है, तो वो घूमने के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले जो है मालदीव के राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने कहा था कि हम भी भारत को जो है मुफ्त वीजा देंगे आने वाले कुछ समय में, पहले हम अपना पूरी तरीके से यूपीआई लागू कर लें। उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, उसके बाद आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में कि किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीजा एंट्री कर दी है। तो देखो आंसर है इसका क्या, थाईलैंड। तुम्हें पता ही है कि हर आदमी की इच्छा एक बार जीवन में जाने की जरूर होती है, कहां, थाईलैंड। तो इसमें क्या है कि थाईलैंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चित काल के लिए पर्यटकों को फ्री वीजा जो है वहां की सरकार ने दिया है। दरअसल 2023 में भारत और जब थोड़े से हम कह सकते हैं थाईलैंड के भी संबंध थोड़े खराब हो रहे थे, तो उनको सुधारने के लिए क्या किया गया था, इस फ्री वीजा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इस कार्यक्रम को और जो है बढ़ाया जा रहा है, और जिससे यहाँ के नागरिक ज्यादा जाएं उसके लिए जो है वहां की सरकार प्रतिबद्ध है। थाईलैंड की मुद्रा आपको बताइए थाई भात या थाई बात जो है, इसको TH भी आप कह सकते हैं, यहाँ की मुद्रा है। और राजधानी सबको पता है बैंकॉक, और प्रधानमंत्री यहाँ की आपको पता होगा कि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है और उनका नाम क्या है, पेंटोगटारन सिनावात्रा। ठीक है, ये यहाँ की सबसे युवा प्रधानमंत्री भी बनी है। क्लियर है। तो थाईलैंड के बारे में इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो बिहार कोकिला किसे कहा जाता था, देखो आपको पता जाए तो ये इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है लता मंगेशकर को स्वर कोकिला। क्या कहा जा रहा है, स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्या, भारत कोकिला। अब क्वेश्चन आया है बिहार कोकिला, तो बिहार कोकिला जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, शारदा सिन्हा को कहा जाता है। किसको, शारदा सिन्हा को कहा जाता है। शारदा सिन्हा जिन्होंने 1978 में पहली बार उगो सूरज देव गाना रिकॉर्ड किया था, और ये छठी माता की जो पूजा के लिए ये गाना रिकॉर्ड किया गया था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में काफी फेमस त्योहार है छठी। तो अब यहां पर छठी त्योहार के दौरान ही शारदा सिन्हा की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इनको 1991 में पद्मश्री मिला है, 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, 2006 में अहिल्या देवी अवार्ड दिया गया था, 2015 में बिहार सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था, और 2018 में इनको पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। तो शारदा सिन्हा से पेपर में क्वेश्चन
नाम के कंफर्म है आएगा। ये एक बड़ा चेहरा थी संगीत का, जिस वजह से एक बहुत संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो आपको पता चली गया होगा कि गौतम बुद्ध से हर बार कभी ना कभी, जब आप हर तीसरे पेपर में क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां हुई, या उससे सम्मेलन से रिलेटेड कोई चीज। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। दरअसल क्या मसला है, एशियाई एकता को मजबूत करने के लिए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आपको पता ही है कि एशिया का प्रकाश स्तंभ या लाइट ऑफ एशिया, अगर आपसे पूछा जाए किसको कहा जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ये किसको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनके विचारों को एकजुट करने के लिए 5-6 नवंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है, अगर आपसे पूछा जाए, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसकी क्या है? थीम है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी जो है क्या है? मुख्य अतिथि के रूप में इसमें भाग लेने वाली है। कुछ बात करता हूं गौतम बुद्ध से, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति इनको 528 ईसा पूर्व में वैशाख महीने की पूर्णिमा में हुई थी। इनका पहला शिष्य, कई बार पूछ लेता है, तो कौंडिन्य इनका पहला शिष्य रहा है। और सबसे प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं इनके उपाली और आनंद। और उपाली ने विनय पिटक लिखा है और आनंद ने सुत्त पिटक लिखा है। और पिटक में आपसे पूछा जाता है कई बार, तो इसमें क्या है? जातक कथाओं का क्या है? जातक कथाओं का वर्णन है। क्लियर है भाई? क्या है इसमें? जातक कथाओं का वर्णन है। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? चेहरा आपको चमक ही रहा है, तो आपको ध्यान रखना है किसने की है, तो आंसर आ जाएगा रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा भारत के एक विकेट कीपर बैटर थे। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं और इन्होंने जो है 29.41 के औसत से 1353 रन बनाए। इसमें 117 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। वनडे में इनका ज्यादा कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं। इन्होंने 9 मैच खेले और 41 रन कुल इसमें बनाए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या है? रिद्धिमान शाह। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे जिसमें नए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।